अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ज़ैब एफएम डिजिटल और प्रोग्राम का नाम है मीट एंड टॉक। बेसिकली ये होता है कि मीट एंड टॉक में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं बहुत सारे स्पेशल लोगों से और स्कॉलर्स के साथ, जिनकी एक्सपर्टीज़ की बुनियाद पर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं और उनके काम की किरदार को देखते हुए बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होती है। अच्छा, अब ये मामला कुछ इस तरह भी है कि ऑब्वियसली आप जब इल्म और अमल की दुनिया से गुज़रते हैं तो बाशऊर बनते हैं, और बाशऊर लोग जो हैं वो कहीं न कहीं ये कहा जाता है, माना जाता है कि अगर आप अपनी मंज़िलों को तय करना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, और इल्म को हासिल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप किताबों से दोस्ती करें। बहुत सारे मुहक्किकीन होते हैं या बहुत बड़े स्कॉलर्स होते हैं, बहुत बड़े, मैं ये कहूँ कि दुनिया के राज़दान लोग होते हैं। वो कहते हैं कि भाई आपका जो असल दोस्त है, जो आपको इल्म से रोशनास करवाता है, वो एक किताब होता है। और कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना, सफाई नसफ़ ईमान है, और अपने आप को साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छा देखना दिखाना जो है बहुत ही अच्छा एक अमल होता है, आपकी पर्सनैलिटी को वो उजागर करता है। ठीक इसी तरह से बुक्स हैं, बुक्स की मैनेजमेंट है, किस तरह रखने हैं, क्या करने हैं, कौन सी बुक्स कैसे संभालनी है। और अकीदत की भी बहुत सारी पैमाने होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो हम जिसे हम कहते हैं कि रिलीजियस लिटरेचर, उनकी प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, किस कदर होनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहूँ कि मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मेडिकल साइंसेस का स्टूडेंट हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, या सोशल साइंसेस का स्टूडेंट हूँ, या किसी भी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, और मुझे किसी बुक की तलाश है, तो कुछ ऐसे स्पेशल लोग होते हैं जिनसे आप बात करते हैं कि हमें इस तरह की या इस नोयत की बुक चाहिए, या आप किसी ऑथर को पढ़ना चाह रहे हैं, या किसी पब्लिकेशन को पढ़ना चाह रहे हैं, या आप कोई नई इन्फॉर्मेशन के बारे में मालूमात करने के लिए कोशां होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी रहनुमाई करते हैं। तो मोस्ट ऑफन जो एजुकेशनल इदारे होते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक बहुत बड़ा रूम होता है, बहुत बड़ा हॉल होता है, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं, लाखों की तादाद में बुक्स होती हैं, करोड़ों में। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि भाई मैंने आज तक जितनी भी लाइब्रेरीज देखी हैं उसमें समवट मेरी नज़र से ऐसी नहीं कि जिसमें करोड़ों हो, करोड़ तो हो सकती है, करोड़ों मैंने नहीं देखी। अलबत्ता लाखों, बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज देखी जहाँ पर लाखों की तादाद में बुक्स मौजूद हैं। तो आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सैयद इजहार हुसैन साहब, जिनका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। उनको मैंने 2-3 मरतबा रिक्वेस्ट की थी, तो ऑब्वियसली काम की मसरूफियत की वजह से हम इस शो को नहीं डिज़ाइन कर पाए, मगर जैसे उनके पास टाइम मिला तो उन्होंने हमसे रब्ता किया कि अब टाइम है, बताएं क्या करना है। तो सर इजहार, वेलकम ऑन द बोर्ड। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। से? अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, वीवर्स, लाइब्रेरी बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है जिनको लीड करने के लिए ऑब्वियसली एक टीम लीड होता है, जिसे हम हेड का या डायरेक्टर का नाम लेते हैं। मगर आज हमारे साथ जो इजहार हुसैन साहब मौजूद हैं, वो ज़ैबिस लाइब्रेरी के हेड हैं, और आज हम उनसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इस प्रोग्राम को देखने से पहले मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ कि पूरा प्रोग्राम देखें। अगर आपके पास भी सवाल आते हो तो ऑब्वियसली आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपने सवाल ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये एक सेशन नहीं होगा, और मैं चाहूँगा कि इजहार साहब आपके साथ हम दोबारा एक और सेशन भी करें, क्योंकि वो थोड़ा सा और डिफरेंट होगा। मगर आज जो आज का सेशन है वो आपके लिए स्पेशली डेडिकेट है कि आप अगर ज़ैबिस में आते हैं तो आप क्या क्या किस किस टाइप की बुक्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, देन अगेन किस किस मीडियम्स की बुक्स अवेलेबल हैं, किस किस ऑथर्स की बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, एंड देन अगेन जो ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम है उस पर हम बात करेंगे। तो इजहार साहब, सबसे पहली चीज़ ये कि कैसे देख रहे हैं आप ज़ैबिस की लाइब्रेरी को? एक खजाना तो है, मगर उस खजाने के खजानची से पूछें कि कितना बड़ा खजाना है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो नंबर ऑफ़ बुक्स हैं वो अच्छी रेंज ऑफ बुक्स हैं, मतलब अच्छी क्वांटिटी उसके अंदर मौजूद है, जिसमें जो है हमारे पास बिज़नेस मैनेजमेंट से रिलेटेड और सोशल साइंस और मीडिया साइंस और आपकी बायो साइंसेज और जितने ऑल ओवर हमारे जो इनरोल जो हमारे जो जितने भी प्रोग्राम्स जो ऑफर्ड हैं यहाँ पर ज़ेबिस्ट में, सबसे रिलेटेड जो है बुक्स हैं। इसके अलावा जो जर्नल इंटरेस्ट की बुक्स हैं, इसमें रिलीजियस बुक्स हैं, आपकी जो है हिस्टोरिकल बुक्स हैं जिसमें लिटरेचर है, फिक्शन है, और उर्दू इंग्लिश नॉवेल्स और पोइट्री, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज़ आपके पास जो है ना, हमारे पास एक बड़ी वैरायटी ऑफ रेंज जो बुक्स हैं हमारे पास अवेलेबल है। मतलब वो बात हो गई, यू नेम इट वी हैव इट। यस, सही, यू और कैन से। वन स्टॉप शॉप वाला बात हो गई कि भाई जी, आओ दुनिया पड़ी है जी आपके लिए। बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा एक बड़ा कलेक्शन हमारे पास जो है डिजिटल जो है रिसोर्सेज, हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरीज का जो है हमारे पास एक बड़ी रेंज जो है बुक्स की अवेलेबल है।
सही। अच्छा इज़हार साहब ऑब्वियसली आपका डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत से टाइम्स में बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। अभी जैसे आपने बताया कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि अगर हम देखते हैं तो ज़ैबर्स में जो है ना लाइब्रेरी के हिसाब से हम 3 डिफरेंट पोर्शन देख रहे हैं, जो शायद आपने भी कभी ऑब्ज़र्व किए हों। कभी-कभार बच्चों के लिए जो नए फ्रेशीज़ आते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, यार ये भी लाइब्रेरी है, अच्छा, अच्छा वहाँ पर भी लाइब्रेरी, अच्छा ये भी लाइब्रेरी है। तीनों लाइब्रेरीज़ आपके माइंड में आ चुकी होंगी। तो सबसे पहले ये बताएँ कि ये तीनों लाइब्रेरीज़ डिफरेंट जगहों पर हैं और डिफरेंट बुक्स हैं उनके पास। ये क्या एक सिस्टमैटिक है? थोड़ा-सा अगर इस पे आप। देखें हर एक इंस्टीट्यूट जो होता है वहाँ पे एक डिपार्टमेंटल एक सेमिनार लाइब्रेरीज होती हैं जो कि फैसिलिटेट करती हैं आपके रेलिवेंट जो आपका प्रोग्राम होता है। तो ये सिर्फ हमारे जेबिश में नहीं बल्कि इंक्लूडिंग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में हर एक डिपार्टमेंट डिफरेंट एक डिस्टेंस पर होता है, तो बच्चों को फैसिलिटेट ताकि उनको नियरेस्ट पड़े अपने डिपार्टमेंट से, तो सही। वहाँ एक डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज जो है क्रिएट की जाती हैं। तो इसी तरह हमने भी बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए कि बच्चों को ज़्यादा वॉक ना करना पड़े और डिस्टेंस को देखते हुए, तो हमने एक डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज़ जो है हमने बनाई है बिल्कुल। और उसके लिए जिस तरह हमारे पास लॉ प्रोग्राम है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का, वहाँ पे हमने जो है उन लॉ स्टूडेंट्स के लिए अपनी एक लॉ लाइब्रेरी हमने अलग से एक बनाई है। और इसके अलावा हमारे पास इससे पहले हम मैकाट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग की लाइब्रेरीज होती थी जो कि अभी रिसेंटली अभी मर्ज करके मेन लाइब्रेरीज में मर्ज कर दी है। लेकिन इन फ्यूचर हमारा प्रोग्राम है इसको और डिपार्टमेंटल, क्योंकि ज़ाहिर है स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, तो वक्त की मुनासबत से और मेरे हिसाब से ये होना भी चाहिए। बच्चों के लिए आसानी इसी में है। सही। तो मतलब वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए ऑब्वियसली उसको एक्सपेंशन फ़ेज़ पे लेना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा जो जनरल लाइब्रेरी हमारी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, जाते हैं तो सबसे पहले तो एक बड़ा खूबसूरत सा एक्सप्लोर मतलब 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं बड़े प्यारे से, जहाँ से आपको मोटिवेशन मिल जाती क्या। अच्छा जाते हैं तो रीड रिलैक्स एंड एंजॉय। यस रीड, रिलैक्स एंड एन्जॉय बिल्कुल। अच्छा जाते हैं हम लाइब्रेरी में, तो सबसे पहले एक चीज़ महसूस होती है, वो है दुनिया उसको सन्नाटा कहेगी मगर मैं उसको सुकून कहता हूँ। लाइब्रेरी में सुकून क्यों होता है? देखिए लाइब्रेरी में सुकून बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है जब आप एक कोई बुक रीड कर रहे होते हैं तो पर्सनली जब आप खुद एक बुक रीड कर रहे होंगे तो आपको जो है इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए होगा कि कोई डिस्टर्बेंस उसमें ना हो। इवन घर में भी जब आप कोई बुक रीड करना चाहते हैं तो घर का कोई ऐसा कोना तलाश कौन है? करते हैं जहाँ पर जो है कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई सही। शोर किसी तरह का। तो ज़ाहिर है एक लाइब्रेरी का एक अपना एक माहौल होता है। तो जब तक वो माहौल ना मिले जब तक रीडिंग में जो है कहते हैं मज़ा नहीं आ सकता आपको। तो उसके लिए ज़ाहिर है पीसफुल एक इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें फोकस आपकी स्टडी पे हो। हमारे पास रिसर्चर्स भी होते हैं उसमें, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं ज़ाहिर है, तो लेकिन डिसिप्लिन को मेंटेन रखा जाता है और लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं उस पीसफुल इन्वायरमेंट में। सही। अच्छा जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो हम लेफ़्ट साइड पे, जैसे मैंने अभी बताया, आपने भी बताया कि भाई रीड रिलैक्स वाला मामला नज़र आ रहा है। भाई क्वेश्चंस भी पड़े हुए हैं, एक प्रोसेस बनाए, चाहे पढ़े लेट के पढ़ें, बैठ के पढ़ें, खड़े होके पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो राइट साइड पे भी एक पोर्शन है जहाँ पर बुक्स और सीटिंग अरेंजमेंट है, और लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो कंप्यूटर्स वगैरह पड़े हुए हैं और वहाँ पर भी एक सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है। तो या क्या ये लाइब्रेरी यहीं ख़त्म होती है या जो रिवॉल्विंग चेयर के ऊपर भी कोई दुनिया है? देखें जब फर्स्ट ये लाइब्रेरी जब शुरू यहाँ पे किया गया इसका सेटअप, तो पहले जिस तरह जो ग्राउंड फ्लोर का पहले कोशिश की गई कि ग्राउंड फ्लोर पे, लेकिन जो बच्चों की स्ट्रेंथ को देखते हुए जो हमारे पास कंटेंट मटेरियल जो बुक्स जर्नल मैगजीन्स और डिफरेंट जो मटेरियल्स हमारे पास है, तो वो जाहिर सी बात है एक लिमिटेड छोटे स्पेस में एकोमोडेट नहीं हो सकता, तो उसके लिए फिर एक्सपेंशन उसमें होती गई। अभी भी रिसेंटली अभी 2 एरियाज़ की और एक्सपेंशन हुई है। रिसेंटली एक और मैं आपको बताता चलूँ कि अभी हम रिसर्चर्स के लिए एक और कैंपस में जो कि अभी रिसेंटली हम लोग उस पर वर्किंग कर रहे हैं, और बहुत जल्द जो है एक बहुत अच्छी एक लाइब्रेरी आप देखेंगे उसमें रिसर्चर्स के लिए, जो कि हमारे रिसर्चर्स और स्कॉलर जो इवन किसी भी प्रोग्राम से वो बिलोंग करते हों, उनके लिए एक बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट में और बहुत एक अच्छी लाइब्रेरी जो है बनने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा
आपने जैसे अभी बताया कि भाई ऑब्वियसली लाइब्रेरी की डिमांड या ये कहें कि भाई विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो इस वक्त करंटली हमारे ग्राउंड फ्लोर पे कितने बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट हमारे पास अवेलेबल, और जो फर्स्ट फ्लोर जो मैं अभी बताता रिवॉल्विंग सीढ़ियों से ऊपर जब हम जाते हैं तो ऊपर कितनी कैपेसिटी है, नीचे कितनी कैपेसिटी है? देखिए, अगर बात करें नीचे ग्राउंड फ्लोर लाइब्रेरी की, तो इसमें 3 हॉल्स हैं, जिसमें एक हमने ऑक्यूपाई किया हुआ है फॉर डिजिटल लाइब्रेरीज के लिए, जहाँ पर हमारे पास 6 पीसीज जो है प्लेस हैं, जहाँ पे आपके रिसर्चर्स, हमारे स्टूडेंट्स वगैरह जो है अपनी वहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, अपने रिसर्च वर्क कर सकते हैं। अच्छा, जो 2 रीडिंग्स रूम्स हैं, अच्छा, तमाम रीडिंग्स रूम में जो है आपकी जो है शेल्विंग और बुक प्लेसमेंट वगैरह प्रॉपर अलग अलग सेक्शंस वाइज जो है डिवाइड किया गया है। नीचे हमारे पास बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक्स हमने जो है प्लेस की हैं। इसके अलावा ऊपर आ जाएं तो हमारे पास एक फर्स्ट फ्लोर पे भी हमारे पास जो लाइब्रेरी का स्पेस है, फर्स्ट फ्लोर पे आते ही जो फर्स्ट हमारे जो रूम है वो हमने कंप्यूटर साइंस को जो हमने डेडिकेट किया हुआ है, उसमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बुक सारी प्लेस हैं। इसके अलावा बात करें तो सेकंड हॉल में आ जाएं तो वहाँ पर जहाँ पे मेरी ख़ुद की भी सिटिंग है, तो उस वाले हॉल में हमारे पास मैकाट्रॉनिक्स है हमारे पास, और प्लस हमारे पास सोशल साइंस है, बायो साइंस है, और मीडिया साइंस से रिलेटेड बुक्स और ऑल पीरियोडिकल्स हमारे पास मौजूद हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स मौजूद हैं, एक बड़ी वैरायटी ऑफ बुक्स की और रिसर्च की और थीसिस की, डिसर्टेशंस की, डिक्शनरीज़ की, इंसाइक्लोपीडियाज़ की, एक बड़ी एक वैरायटी वहाँ पर मौजूद है। सही। अच्छा, शो के इनिशियली मैंने बोला था कि मैंने लाइब्रेरीज तो देखी हैं, लाखों में बुक्स होती हैं, तो क्या हम लाखों को तय करके करोड़ों तक पहुँचे या हम अभी भी लाखों के नंबर्स में ही हैं? नहीं, अभी इंशाल्लाह अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, आमीन। लाखों तक भी पहुँचेंगे, लेकिन ये है कि अभी हम थाउजेंड्स में हैं, अभी हम हज़ारों में हैं। एक ना सही। एक दिन जो है लाइब्रेरी कहीं ना कहीं से इनिशिएटिव लेती हैं, और जो है लाइब्रेरी कहते हैं सबसे ज़्यादा फलने फूलने वाला डिपार्टमेंट। डेली हमारे पास जो एक परचेजिंग होती है, कलेक्शन डेवलपमेंट होती है, लोगों के रिक्वेस्ट पर जो है लाइब्रेरी में जो है किताबें परचेज़ की जाती हैं, और डेली उसमें इंक्रीज़ हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो जिसमें जो है ये समझें कि एनुअली जो साल के हमारे पास जो बजट एलोकेट किए जाते हैं, उसमें जो है हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, मोर देन जो है 1000 बुक्स जो हम लोग परचेज करते हैं इसमें एवरी सही, ईयर। सही। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली आप स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन रहती होगी, बहुत सारे स्टूडेंट आते होंगे। सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी कौन से डिपार्टमेंट के बच्चे इस्तेमाल करते हैं, और उस डिपार्टमेंट के हवाले से आपके पास तकरीबन कितनी बुक्स होंगी? लेकिन ये कहना कि कितने कौन से प्रोग्राम के बच्चे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास जो बिजनेस मैनेजमेंट से के जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, इनरोल स्टूडेंट्स, तो इसको ही देख के अंदाज़ा किया जा सकता है। और ये समझिए सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल बिजनेस मैनेजमेंट से ही रिलेटेड बच्चे और उनके प्रोग्राम्स के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा रेंज ऑफ बुक्स की है वो क्वांटिटी है, वो हमारे पास मैनेजमेंट साइंस की, जिसमें हमारे पास तकरीबन अराउंड 6000 के करीब हमारे पास बुक्स हैं। प्लस हमारे पास इसी से रिलेटेड हमारे पास जो जर्नल्स और मैगजीन्स हैं उनकी क्वांटिटी भी सेम, तकरीबन 5 से 6000 हमारे पास उसकी रेंज होगी, जिसमें उनकी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, थीसिस हैं, डिसर्टेशंस वगैरह हैं। सबसे बड़ा हमारा प्रोग्राम ये है चूँकि। सही। अच्छा, अगर हम फॉर एग्जांपल उसके बाद अगर किसी डिपार्टमेंट को देखें, बिजनेस मैनेजमेंट के बाद, तो वो कौन सा डिपार्टमेंट होगा? आप कह सकते हैं इसमें कंप्यूटर साइंस है, मैकाट्रॉनिक्स है, जिसके स्टूडेंट्स जो है फ्रिक्वेंटली काफ़ी यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी आते हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है। सही। अच्छा, अब दोनों में कॉमन है मैथ, तो क्या मैथ की बुक वही होती हैं, सेम होती हैं, या डिफरेंट बुक्स इस्तेमाल करती हैं? क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर भी बच्चे मैथ पढ़ते हैं, अप्लाइड मैथ भी पढ़ते हैं, और वहाँ पर इंजीनियरिंग में हम देखते हैं चाहे कंप्यूटर साइंसेज हो या मैकाट्रॉनिक्स हो, तो इसके अंदर मैथमेटिक्स बहुत बड़ा रोल अदा करती है। देखिए, बेसिक मैथ्स तो तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर जो है तकरीबन होती है, जो कि डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, बहुत सिर्फ मैथ्स नहीं और भी बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज हैं जो कि डिफरेंट ग्रेजुएट लेवल पर जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स में जो है सेम कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। तो मैथ्स भी जाहिर सी बात है, मैथ्स भी उसमें तमाम प्रोग्राम्स में जो है पढ़ाया जा रहा है। सही। अच्छा, साइकोलॉजी के बारे में हमने आजकल बहुत सुना है, क्योंकि सोशल साइंसेस के ज़्यादातर बच्चों की मेजर साइकोलॉजी होती है, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड आप क्या समझते हैं, हमारे पास कितना ख़जाना मौजूद है, और सोशल साइंसेस के बच्चों का फुटफॉल कैसा है? देखें, सोशल साइंस के बच्चों की जो स्ट्रेंथ है हमारे पास बनिस्बत दूसरे प्रोग्राम्स के थोड़ी कम है, लेकिन ये है कि अच्छा खासा हमारे पास उसका जो है सोशल साइंस में हमारे पास कलेक्शन मौजूद है। जितना प्रिंट मटेरियल हमारे पास उससे कई गुना ज़्यादा हमारे पास डिजिटल मटेरियल हमारे पास मौजूद है।
तो बच्चे जिनको वो प्रिंट वर्जन में बुक्स चाहिए होती हैं उनको वहाँ से मिल जाती हैं, बाकी को जो है डिजिटल कंटेंट से मिल जाती हैं। सही। कोई आइडिया के तकरीबन कितने नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास सोशल साइंसेज से रिलेटेड होंगे, क्योंकि हमें ये सवालात ऑलरेडी मिले हैं बच्चों से। अराउंड 4000 के करीब हमारे पास सोशल साइंस से रिलेटेड बुक्स मौजूद हैं। सही। एंड देन अगेन अगर हम ये कहें कि भाई जनरल टॉपिक्स के ऊपर हमारे पास कितनी बुक्स होंगी और क्या क्या डोमेन, जस्ट लाइक आपने थोड़ा बताया अभी, आर्ट पे, हिस्ट्री पे, पोइट्री वगैरह पे, उस पे तकरीबन कितनी क्वांटिटी होगी? तकरीबन अराउंड 5000 के करीब हमारे पास जो है जर्नल कलेक्शन की बुक्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें रिलीजियस में, जैसा मैंने आपको बताया पहले, कि जिसमें लिटरेचर है, उर्दू इंग्लिश फिक्शन है, नॉवेल्स हैं और पोइट्री है और रिलीजियस बुक्स हैं। तो ये हमारे जर्नल कलेक्शन है, वो भी हमारे पास अच्छी वैरायटी और अच्छा तकरीबन सारे हमारे पास जो है जो भी फेमस हमारे ऑथर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, उनकी बुक्स हमारे पास मौजूद हैं। सही। सर बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा और कुछ इस तरह से कि जो नए इनरोल्ड स्टूडेंट्स आते हैं, ऑब्वियसली ये तो मैंने विजिट किया है तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं खाका है कि भाई ये मुझे यूँ जाना है, ये करना है, वो करना है। एंड समवॉट एक अरसा गुजारा है तो लोगों से मुलाकात भी है, पता भी है कि भाई ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये काम है, ये काम है। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल लॉ की लाइब्रेरी अलग है, दूसरी अलग है, देन अगेन आपका फर्स्ट फ्लोर है, जस्ट लाइक ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है। अब इसमें कितने लोग आपके साथ काम करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब जितना बड़ा इदारा होगा ऑब्वियसली उतने ज़्यादा लोग भी होंगे। एंड देन अगेन सबकी एक्सपर्टीज तो नहीं होंगी कि भाई भाई अगर मैं पूछूं भाई साइकोलॉजी की ये बुक है, ये कहाँ पर पढ़ी होगी, और मैं खड़ा हूँ जैसे आपने बताया कि ऊपर मीडिया साइंसेस भी है, बायो साइंसेस भी है, सारा कुछ, मैं ऊपर खड़े होकर बोलूँगा बिजनेस मैनेजमेंट की बुक चाहिए तो ऑब्वियसली वो नीचे ही होगी। तो इस तरह थोड़ा सा आप हमें बताएं कि आपकी टीम में कितने लोग हैं और किस टाइप की बुक के लिए किस रिप्रेजेंटेटिव से मिलना चाहिए? देखिए, एक हमारे इंफॉर्मेशन काउंटर कह लें, सर्कुलेशन काउंटर कह लें, इंफॉर्मेशन डेस्क कह लें, हमारे पास लाइब्रेरी में इंटर होते ही जो हर एक लाइब्रेरी में एक इंफॉर्मेशन काउंटर होता है, हमारे पास भी है। जैसे ही आप लाइब्रेरी के अंदर ग्राउंड फ्लोर से इंटर होंगे तो राइट साइड पे आप देखेंगे एक हमारे पास एक इंफॉर्मेशन काउंटर है। वहाँ मिस उरूसा होती हैं जो कि रेफरेंस सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स को। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, आपको किसी लिटरेचर सर्च करना हो, किसी बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कौन सी बुक कहाँ प्लेस है, अपना डिज़ायर कोई टाइटल कोई सर्च करवाना हो या नई बुक के लिए आपको रिक्वेस्ट देनी हो, वो सारी चीज़ें जो है मिस उरूसा वहाँ पर जो है सर्कुलेशन काउंटर पे, बुक आपको इशू करवानी हो, रिटर्न करनी हो, रिन्यू करवानी हो, इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेशन काउंटर से मिलती हैं और सर्विसेज दी जाती हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल उसके लिए मतलब जस्ट लाइक हम तो काफ़ी सारी सरकारी लाइब्रेरीज में भी गए तो बहुत बड़े बड़े रजिस्टर्ड होते हैं, तो अंकल को एक ऐनक लगी हुई होती है तो पासे पलटे जाते हैं और बताया जाता है एक ऐनक का हिस्सा यहाँ होता है तो आंख उधर होती है। मतलब माजरत के साथ मैं कोई वो नहीं, किसी को वो नहीं कर रहा, मगर मैं एक जनरल एक सिनेरियो बता रहा हूँ क्योंकि हमारा माइंडसेट जिस चीज़ को कैप्चर करता है, इवन हम मीडिया लोग हैं तो हमारे माइंड के अंदर वो खला कहीं ना कहीं रहती है। अच्छा, तो आप जैसे बता रहे हैं कि एक मोहतरमा वहाँ खड़ी होंगी और सब कुछ बता देंगी, तो क्या उसके लिए क्या कोई जस्ट लाइक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, ऐसा क्या उनके हाथ में जादू का चिराग होता है कि वो सब चीज़ें बता सकती हैं? देखिए, वक्त के साथ साथ दौर जो है चेंज हो रहा है। पहले जो चीज़ें मैनुअली होती थी, आज कंप्यूटर और आईटी बेस्ड जो है टेक्नोलॉजी इतनी वेरी फास्ट है और टेक्नोलॉजी की ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि आपको काम में बड़ी आसानी और हेल्प हो गई है। ऐसा ही है। वो आपके बाद जो रजिस्टर और ज़ाहिर है जब मैनुअल काम होते थे तो वो पहले कैटलॉग मैनुअल बनाए जाते थे। बाकायदा आप गवर्नमेंट के किसी लाइब्रेरी में गए हो, कभी विजिट किया हो तो बाकायदा वहाँ पे कैटलॉग के लिए कैटलॉग रूम्स होते थे डिफरेंट। वहाँ उनकी ट्रे आप निकालें, उन ट्रे में डिफरेंट सब्जेक्ट्स लिखे होते थे, वहाँ से आप उनके कैटलॉग नंबर निकालें, वहाँ से बुक ट्रेस होती थी। फिर सीडी मिलती थी अलग से। इंटरनेशनल आप एक इंटरनेशनल जो एक नंबर, जो एक डीडीसी को जो एक नंबर फॉलो किया जाता है, तो वो उसको एक असाइन करने के लिए वो वहाँ से नंबर को वहाँ से सर्च किया जाता था। देन वो आके जो है इन्फॉर्मेशन काउंटर पे या सर्कुलेशन डेस्क पे वहाँ जो है आपके जो लाइब्रेरी के स्टाफ है उनको बताया जाता था, फिर वो उस नंबर को उसको सर्च करके बुक उन तक जो पहुँचाई जाती थी। आज जबकि उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता था, टाइम काफ़ी उसमें दरकार होता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर और डेटाबेसेस और सॉफ्टवेयर्स की वजह से हमारे काम बहुत आसान हो गए। और ये समझें कि विद इन 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको जो है ना आपके रिक्वायर्ड टाइटल का पता चल जाएगा कि इधर लाइब्रेरी में मौजूद है या नहीं है। तो उसके लिए हम कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास इन हाउस बना हुआ अपना एक सॉफ्टवेयर है, सेंट्रलाइज है,
और बाकायदा वहाँ से जो है बहुत सारे उसके अंदर जो है आपके मॉडर्न जो है उसके अंदर टेक्निक्स यूज़ की गई हैं, जिसके अंदर जो है वो आपको बता देगा कि अगर ये बुक लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है या नहीं है, या किसी को इशू हुई हुई है। तो ये सारी, और इवन ये नहीं कि ये स्टाफ ही ये यूज़ कर सकता है, स्टूडेंट्स अपने पोर्टल से ख़ुद देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट पे कितनी बुक्स हमने इशू की हुई हैं। वहाँ से वो जो है रिक्वेस्ट भी ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं हमें ऑनलाइन। वो रिक्वेस्ट हम तक आ जाती है, सर्कुलेशन काउंटर तक आ जाती है, वो अपने सिस्टम के थ्रू उसको री इशू कर देते हैं। तो काफ़ी मॉडर्न सिस्टम हो गया है, ज़ाहिर है काम में आसानी हो गई है। मतलब अपने घर से बैठ के अपने घर से बैठ के भी आप लाइब्रेरी का एक्सेस कर सकते हैं। ऑन रिक्वेस्ट सर्कुलेशन जो इन्फॉर्मेशन जो काउंटर डेस्क है, आप वहाँ रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन ईमेल कर सकते हैं, और वहाँ से आपको जो है घर बैठे आपकी डिज़ायर के मुताबिक आपको कोई रिसर्च आर्टिकल सर्च करना है, आपसे डाउनलोड नहीं होता। ज़ेबिस्ट के प्रेमिसेस में हमारे पास सब्सक्राइब जो डेटाबेसेस हैं, जो पर्न जो डिजिटल लाइब्रेरी जो HEC के थ्रू जो हमें एक्सेस मिला हुआ है, तो वो हम उनकी डिज़ायर के मुताबिक लाइब्रेरी प्रेमिसेस में, ज़ेबिस्ट के प्रेमिसेस में वो अलाउ है, क्योंकि VPN के थ्रू वो उसका एक्सेस है। हम वो जो है उनको वाया ईमेल व्हाट्सएप जो है हम उनको फैसिलिटेट करते रहते हैं। सही। अच्छा, ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि डेस्क पे आना है और मैम उरूसा से मुलाकात होगी और उनसे हम पूछेंगे कि मैम ये बुक है या ये जर्नल है या ये मामला है। तो इंस्टीट्यूट खोलता है सुबह 8 बजे और रात 10 बजे तक। बिल्कुल तो ऐसे। मैम उरूसा तो उस टाइम तक तो नहीं होगी, नहीं, लाइब्रेरी तो alternate 9:30 स्टाफ तक। है इसीलिए स्टाफ रखा जाता है। 2 शिफ्ट्स हैं, मॉर्निंग भी है, इवनिंग भी है। जो मॉर्निंग वाले शिफ्ट है वो सुबह 8 से लेके शाम 5 बजे तक है। उसके बाद जो है जो इवनिंग के शिफ्ट है वो 3 बजे से रात 10 बजे तक। तो ये सही। 2 शिफ्ट में स्टाफ मौजूद है, जो कि आपको सर्विसेज जो है स्टूडेंट्स के लिए सेकंड शिफ्ट मॉर्निंग टू में कौन इवनिंग। होगा फिर? सेकंड शिफ्ट में नरेश नीचे होते हैं, और ऊपर जो है जरनकाब हैं, अजीमुल्ला हैं, ये सारे पुराने सपोर्टिव स्टाफ हैं जो कि मौजूद हैं। इसी तरह लॉ लाइब्रेरी में राहिल होंगे, और मॉर्निंग में यूसुफ होते हैं। तो डेडिकेटेड स्टाफ मेंबर्स हैं, पुराने स्टाफ हैं, ट्रेंड स्टाफ हैं, जो कि मुकम्मल जो है फैसिलिटेट करते हैं स्टूडेंट्स सही। को। अच्छा, मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर मतलब हमने वहाँ से डेस्क से इंफॉर्मेशन ले ली। अब हमें कोई बुक में ढूंढने में इशू हो रहा है, तो डेस्क ऑफिसर तो ऑब्वियसली नहीं देखिए आएगा, तो उसके वहाँ लिए पर क्या आपका कोई आपका सर्कुलेटरी स्टाफ? सपोर्टिव स्टाफ मौजूद होता है। वहाँ से वो एक नंबर वहाँ से सर्च करके जो है वो स्टाफ को दे देते हैं, और वो स्टाफ वहाँ से जो है अपने पर्टिकुलर जो भी उसका शेल्फ जो डेडिकेटेड शेल्फ है वहाँ जाके वो निकाल के बुक उनके हैंड ओवर कर देते हैं। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या आया कुछ शरीर बच्चे आए हों और लाइब्रेरी के सुकून को बर्बाद किया जाए, तो आप उसके देखिए लिए क्या मोस्टली ऐसा होता रहता है, ज़ाहिर है एक एकेडमिक है, लाइब्रेरी है, और यहाँ पे फ्रिक्वेंटली एक साथ क्लास ख़त्म होती है, एक साथ स्टूडेंट्स का एक जमे गफिल लाइब्रेरी के अंदर आता है, तो उनको थोड़ा सा हैंडल करना लेकिन वक्त लगता है थोड़ा। समटाइम जब न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा माहौल में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन फॉर द टाइम के वक्त के साथ साथ जो है वो उसमें जो है एडजस्ट हो जाते हैं, माहौल को समझ जाते हैं। सही। तो उसके लिए क्या टैक्टिक्स वगैरह यूज़ करते हैं, या उसके लिए भी आपका एक स्टाफ डेडिकेटेड ट्रेनिंग होती है उनकी, वो उनको उस जब तरह? जिस वक्त ये ओरिएंटेशन फर्स्ट डे उनका होता है, ओरिएंटेशन होती है, तो जब वो उनको पूरे ज़ेबिस्ट के कैंपसेस डिपार्टमेंट्स का विज़िट करवाया जाता है, तो लाइब्रेरी का जब विज़िट होता है तो इनको एक शॉर्ट जो है लाइब्रेरी के हवाले से एक ओरिएंटेशन दिया जाता है, जिसमें उनको बताया जाता है कि यहाँ पे उसकी पॉलिसीज़ के बारे में बताया जाता है, किस तरह लाइब्रेरी को यूज़ करना है, कितनी चीज़ें इशू हो सकती हैं, कब कब कितने दिन के लिए इशू होती हैं, कितनी बुक्स इशू करवा सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उनको जो है ड्यूरिंग ओरिएंटेशन जो है उनको दी जाती हैं। सही। अगेन वे वही बात करूँगा, तो आपका जो स्टाफ होता है वो किस तरह ट्रेंड होता है इन लोगों को डील, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे टाइम इवन हमारे यहाँ स्टूडियोज़ में बच्चे आते हैं, तो ऑब्वियसली वो फ्रेश होते हैं, तो वो फ्रेशीज़ होते हैं, तो उनका माइंडसेट बड़ा डिफरेंट होता है, मिस्चीवियस हरकतें भी करते हैं, नोटोरियस हरकतें भी करते हैं, कभी कभार ऐसा कि हमें पता ही नहीं, वो कहते हैं सर यूँ यूँ यूँ। अबे भाई ऐसे कैसे, ये तो प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, या फॉर्म लेना पड़ेगा, तब जाके हम आपके इवेंट को या किसी चीज़ को कवर कर सकेंगे। तो ऑब्वियसली हम जब उनको ट्रीट कर रहे होते हैं तो हम अपने प्रोसेस को सबसे पहले लेके आते हैं उनके सामने। आपका स्टाफ ऑब्वियसली आप जैसे बता रहे हैं, तो अभी तक मैंने 2 से 3 लोगों के बारे में ही नॉलेज ली है, तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी के अंदर तो ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि आप ऊपर से नीचे आएंगे उसको बोलेंगे भाई बताओ क्या खबर है, या सिक्योरिटी के कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब मतलब मैं उस माहौल को अज्यूम करना चाह रहा हूँ कि वो किस तरह ट्रीट होते हैं।
देखिए ये डिपेंड करता है जब न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि वो उसमें उस वक्त तक उनके माइंडसेट ऐसा नहीं होता कि लाइब्रेरी को, क्योंकि जो हमारे कॉलेजेस और जो स्कूल्स की लाइब्रेरीज होती हैं, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी उससे बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होती है। है। मे बी कि वहाँ पर उनको फ्रीली इन्वायरमेंट दिया जाता हो कि जहाँ पे वो आराम से अपना जो है डिस्कशन अलाउ हो, डिस्कशन कर सकते हो, ग्रुप कंबाइन स्टडी करते हो। लेकिन चूँकि लाइब्रेरी एक रिसर्चर्स पे ज़ाहिर है, वो एक वहाँ पे एक लाइब्रेरी के अंदर एक जो है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अंदर एक रिसर्चर भी आपके जो है स्टडी कर रहा है, रिसर्च भी कर रहा है, तो उसके लिए एक पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए होता है। अब एक जगह पर होना दोनों का, एक स्कॉलर एक रिसर्चर जो कि उसको पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए, और एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो कि आप बता रहे हैं कि इस तरह से अलग अलग। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और वो चाहते हैं समटाइम्स कि हमें किस तरह की लाइब्रेरी दी जाए जहाँ पर हम खुल के जो है अपना जो है ना पूरी गैदरिंग के साथ और 6 पूरे ग्रुप के साथ बैठ के कंबाइन, उस चीज़ का भी एक अपना ही एक ज़ाहिर है। आप हम भी उसी दौर से निकल के आए, तो होता था इस तरह लाइब्रेरीज में। हम जब जाते थे तो बड़े बड़े हॉल्स और बड़ी बड़ी एरिया बने हुए होते थे, जिसको पीसफुल इन्वायरमेंट में रिसर्च बेस्ड काम करना है, वो उसके लिए डिफरेंट रिसर्चर्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए अलग उनको इन्वायरमेंट उस तरह का दिया जाता था कि यहाँ आप डिस्कस करें, आप बैठें। और डिफरेंट आप यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे इस तरह का बाकायदा अलग अलग एक सेक्शंस और रीडिंग रूम्स एलोकेट किए गए हैं इंडीड। स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास चूँकि लिमिटेड स्पेस होने की वजह से हमें, हमारे लिए एक चैलेंज तो है, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए ज़ाहिर है स्टाफ हमारे पास मौजूद है, 2 स्टाफ मेंबर हमारे पास नीचे एक वक्त में मौजूद होते हैं, 2-3 हमारे स्टाफ मेंबर ऊपर मौजूद होते हैं, तो हमारे स्टाफ की इसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये सबसे ज़्यादा चैलेंज हमें ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स के दौरान हमें ये चैलेंज फेस करना पड़ता है। वजह ये है कि सब बच्चों के जो है एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं, और एक बल्क एक स्टूडेंट्स का एक क्राउड जो है लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होता है। तो उसमें ये होता है कि वो जिस वक्त आप देखें ना कि वो एग्ज़ाम अब आधा घंटा रह गया पेपर शुरू होने में, उस वक्त वो स्टूडेंट किसी की नहीं उसने सुननी, और जो है बस उसको जो है कोई और बराबर में खड़ा होकर बात भी करे आपस में, हल्की लाइट बिल्कुल उसमें, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा जो ना वो उस टाइम उसको चूँकि पढ़ना होता है, तो वही आके कंप्लेन करता है और पूरे साल वही शोर कर रहा होता है। तो इस तरह के चैलेंजेस है जो कि आते रहते हैं, वो स्टाफ डील करता है, ज़ाहिर है पुराना स्टाफ है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमारे पास बहुत डिसिप्लिन और जो है लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। और इन फ्यूचर अगर ये बहुत हमारे पास लाइब्रेरी एक्सपेंड होती है, बड़ी होती है, किसी बिल्डिंग में मूव होती है, या बड़ी किसी कैंपसेस में जाती है, तो होपफुली ये हमारे पास ये मसाइल भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। तो सर ऑब्वियसली जमे गफीर भी आता है और वही बच्चे जो साला साल शरारत करते हैं और अब अपने ऊपर आती है तो वो जज्बाती भी हो जाते हैं, कंप्लेन भी करते हैं। चले ये तो एक अलग मैटर है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नए नए आते हैं और उनको पता नहीं होता कि भाई ऑब्वियसली प्रोसेस क्या है, किस तरह मैं अपने पास ज़ैबिस की लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकता हूँ, किस तरह वो मैं बुक इशू करवा सकता हूँ, इसका प्रोसेस क्या होता है? देखिए बुक इश्योरेंस के लिए सबसे पहले तो आपको मेंबरशिप कार्ड लाइब्रेरी से बनवाना होता है। जो सबसे पहले ड्यूरिंग जिस वक्त आपकी ओरिएंटेशन डे होता है, जो फर्स्ट डे होता है आपका ज़ैबिस्ट में, तो उस वक्त हमारे पास हम एक स्टॉल अरेंज करती है ज़ैबिस्ट, एक प्रोग्राम, एक इवेंट होता है, उसमें हम तमाम स्टूडेंट्स को, जो भी न्यूली स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम लाइब्रेरी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सही। तो वो लाइब्रेरी कार्ड लेके स्टूडेंट्स जो है लाइब्रेरी आते हैं, और उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन काउंटर पर आकर अपनी डिजायर बुक जो है वहां से इशू करवाते हैं। सही। बाकी जो है सिस्टम के थ्रू वो बुक इशू कर दी जाती है, लाइब्रेरी कार्ड उनके पास लेके रख लिया जाता है, और लाइब्रेरी बुक के अंदर एक बुक कार्ड होता है जिसपे बुक की डिटेल लिखी हुई होती है, वो अपने पास उस बच्चे के लाइब्रेरी कार्ड के साथ अपने पास होल्ड कर लिया जाता है और बुक उसको इशू कर दी जाती है। अच्छा, बुक जो है 1 वीक के लिए एक बच्चे को इशू होती है, और आफ्टर 1 वीक जो है उसके पास एक ज़ैब सॉल्यूशन के थ्रू एक मैसेज ड्रॉप होता है उसके मोबाइल पर कि आपकी ड्यू डेट जो है आ चुकी है, आज जो है कल जो है आपकी ड्यू डेट है बुक की, आप उसको रिन्यू करवा लें या बुक को रिटर्न कर दें। तो इसका जो है ऑनलाइन बच्चा जो है अपने ज़ैबडेस्क से अपनी जो है रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकता है रिन्यूअल के लिए, और वाया कॉल, ईमेल या किसी भी तरह से वो जो है इन्फॉर्म कर सकता है, या फिजिकली आके इंफॉर्मेशन काउंटर और डेस्क से अपनी जो है जो भी बुक उसके पास है उसको रिन्यू करवा सकता है या रिटर्न कर सकता है। ये हमारे इशू बोरिंग हमारे पास ये पॉलिसी है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा कोई टाइम पर इग्नोर करता है उस मैसेज को, और वो उसको बुक जो है रिन्यू भी नहीं करवाता, रिटर्न भी नहीं करता, और होल्ड करके अपने पास रखता है, तो सिस्टम में ऑटोमेटिक आफ्टर ड्यू डेट जो है 50 रुपीज पर डे जो है उसका फाइन चार्ज होना शुरू हो जाता है, जो कि एंड ऑफ द जब उसका वो प्रोग्राम एंड होता है, जब उसको क्लियरेंस चाहिए होती है, तो उस वक्त जब वो क्लियरेंस के लिए आता है तो हम उसका जितने पूरे
पूरा होल जितना उसका सेमेस्टर या जो भी पूरा उसके प्रोग्राम का टेन्योर रहा है, उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन सिस्टम ऑटोमेटिक हमें कैलकुलेट करके बताता है, जो कि हम उसमें लिख के फाइनेंस डिपार्टमेंट दे देते हैं। अच्छा, इन केस अगर कोई बच्चा मतलब जस्ट लाइक पेनल्टी बढ़ जाती है तो वो कहता है भाई मैं पेनल्टी नहीं पे कर सकता, और अगेन ये कि भाई डिग्री क्लियरेंस के टाइम तो आपके पास उनको आना ही होता है, तो क्या ये वाजिब हो जाता है कि उसको पेनल्टी देनी ही देनी है, उसके अलावा वो मतलब जस्ट लाइक क्लियरेंस नहीं ले सकता? हाँ जी, मतलब बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल ये कहेंगे एक बुक है उसकी अपनी कीमत 5,000 रुपए और उसके ऊपर पेनल्टी 15,000 हो गई, तो अब इसके बीच में कोई सेटलमेंट राउंड निकलता है या बेचारे को 15,000 रुपए देना ही पड़ेगा? देखें, उसमें कोई अगर वो बुक डैमेज नहीं है, अव्वल तो ये देखें कि उनको थोड़ा सा एहसास दिलाते हैं कि आपने जो बुक अपने पास होल्ड करके रखी हुई है इससे लॉस कितना हुआ है। आपके क्लासमेट्स थे, क्लास फेलोज थे, वो हमारे पास लाइब्रेरी में चक्कर लगा लगा के थक गए, उनको उनकी बुक नहीं मिली। आपको पूरा सेमेस्टर या पूरा टाइम हम जो है इन्फॉर्म करते रहे, मैसेजेस, कॉल्स, और आपने कोई सीरियस तो जो है रिस्पॉन्स नहीं दिया उसके ऊपर, तो मेरे ख्याल से तो पेनल्टी तो बनती है, क्योंकि बाकी का जो लॉस है वो पूरा नहीं किया जा सकता। एक अगर क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं या 50 स्टूडेंट्स हैं, तो लाइब्रेरी कोई भी टेक्स्ट बुक के लिए नहीं होती कि वो एकेडमिक लाइब्रेरी में कितनी टेक्स्ट बुक जो है लाइब्रेरी रखेगी। एक प्रोग्राम नहीं है, एक प्रोग्राम मतलब जितने भी उस प्रोग्राम के कोर्सेज हैं, हर एक प्रोग्राम के लिए अगर कितनी कॉपीज, अगर 3 कॉपीज, 5 कॉपीज, 10 कॉपीज और हर एक बच्चे के लिए एक भी कॉपी रखी जाए तब भी जो है वो कम ही रहेगी। ऐसा ही है। तो इसलिए कि लाइब्रेरी के इतने बजट्स नहीं होते, लाइब्रेरी में एक बड़ा एक स्पेस चाहिए होता है, इसलिए जो रूल एक पॉलिसी जो है वो एक सर्टेन एक क्वांटिटी जो है 3 की या 5 की मैक्सिमम जो है बुक्स की, टेक्स्ट बुक की जो है लाइब्रेरी में रखी जाती है। तो मेरे हिसाब से वो बनता भी है और फाइन लेते भी हम। अगर इस तरह का है कि अगर बुक डैमेज हो गई है, गुम हो गई है, तो उसकी एक डिफरेंट पॉलिसी है। उसकी पॉलिसी ये है कि जो भी लेटेस्ट और करंट बुक मार्केट में अवेलेबल है आपको वो लाके देनी होगी परचेज करके। अगर आप नहीं ला सकते तो आपने 100 पर मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 200% यानी डबल उसकी कॉस्ट पे करनी होगी बुक की। तो ये एक पॉलिसी है जो कि उस पॉलिसी के तहत चला जाता है। और अच्छा, हमारे यहाँ ऑब्वियसली पाकिस्तान है तो हमने तो बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है ऑब्वियसली, और जब हम कंप्यूटर की दुनिया में जाते हैं तो हमने एक लफ्ज़ सुना था पायरेसी, जो हमने कंप्यूटर की दुनिया में सुना था, मगर वो लफ्ज़ पायरेसी लिमिटेड नहीं है कंप्यूटर की फील्ड तक, बुक्स के अंदर भी पायरेसी होती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पायरेसी के खिलाफ आप लोग का क्या कदम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली लाइब्रेरी होती है, बहुत बड़ी दरसगाह होती है, अगर खुदा न ख्वास्ता वहां पर पायरेटेड बुक हो तो बड़ा ही एक अजीब सा एक इम्पैक्ट आ जाता है कि यार ये क्या, मतलब यहाँ पर पायरेसी चल रही है, और इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी जैसे ज़ैबस है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऑब्वियसली हमारे पास तो मैं कहूँगा कि खुदा न खासा कोई ऐसा मामला हो, वरना तो पायरेसी के खिलाफ हमारा जिहाद होना चाहिए। तो पायरेसी के खिलाफ आप कैसे देख रहे हैं इस मामला को? देखें, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उनकी रिक्वायरमेंट ये है, जैसे हमारी HEC है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो ओरिजिनल और पायरेटेड बुक्स आपकी लाइब्रेरी में आप नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये तो एक पायरेसी तो एक वैसी एक जो है एक जुर्म है कानूनन। आप किसी और की जो ये समझें कि किसी और की जो मिल्कियत है, आप उसको बगैर उसकी जो है अप्रूवल और उसकी जो है उसके बगैर आप लेते हैं तो उसकी कॉपी उसकी करवाते हैं, वो पायरेसी में आती है, जाहिर सी बात है। तो इसके भी कुछ इंटरनेशनल कुछ लॉज हैं जो कि जुर्म है कानूनन। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा उस पर वो नहीं है, लेकिन चूंकि रेगुलेटरी बॉडीज यूनिवर्सिटीज़ के विजिट होते हैं और वो ये सारी चीज़ें चेक करती हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो आती है, काम करती है, तो उसमें हमारे पास पायरेटेड जो बुक्स मौजूद नहीं है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके खिलाफ मतलब स्टूडेंट्स को भी आप लोग इस तरह अवेयर करते हैं कि भाई यू शुड अवॉइड द पायरेटेड बुक्स, गो फॉर द ओरिजिनल एडिशंस, क्योंकि ओरिजिनल एडिशंस के अंदर कलरफुल पेजेस भी होते हैं, डायग्राम्स भी होती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं जो आप पायरेटेड बुक्स के अंदर देखते हैं तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे लाइक मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो डायग्राम है जिसमें डिफरेंट कलर्स के हिसाब से डिफरेंट नर्व सिस्टम को बताया गया होता है, तो ऑब्वियसली ओरिजिनल बुक की एक इम्पैक्टेड चीज होती है कि नजर आ रहा होता है कि यार ये कलर इस चीज की इंडिकेशन है, और पायरेटेड होती है या फोटो स्टेट मटेरियल होता है तो वहां तो कुछ भी ऐसा होता नहीं है। तो इस चीज पे कभी एम्फसाइज करने का मौका मिला? देखें, एक ओरिजिनल चीज है और एक उसकी कॉपी है।
तो दोनों में एक डिफरेंस तो जाहिर सी बातें होता है, और एक जो ओरिजिनल बुक के पढ़ने का मजा है वो कभी भी पायरेटेड बुक से कभी भी नहीं आएगा। जो रीडर्स हैं, पढ़ने वाले हैं, वो दोनों बुक को उठा के वो आप पढ़ ही नहीं सकते ज्यादा। उसमें उसकी जो प्रिंटिंग होती है बीच में से थोड़ी सी रफली, उसमें जो है ना इंक उसकी कहीं कहीं फैली हुई इंक होती है, कहीं बीच में से अल्फाबेट्स की, तो उसमें बिल्कुल मजा नहीं आता उसमें पायरेटेड बुक्स में पढ़ने में। और वो डिपेंड करता है, आप जब मार्केट में भी जाते हैं, ब्रांडेड एक चीज आपको मिलती है, एक लोकल चीज मिलती है, आप वो डिफरेंस आप दोनों में खुद ही देख सकते हैं। तो खैर ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर। ज़ाहिर है अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ओरिजिनल बुक की तरफ जाते हैं। असल में ओरिजिनल बुक्स इंडिविजुअली मेरे ख्याल से उसको थोड़ा मुश्किल होता है, उसको थोड़ा परचेज करना, थोड़ी कॉस्टली होती है, जिस तरह डॉलर रेट्स वगैरह हैं। अच्छा, पहले इंडिया से बुक्स इंपोर्ट हो जाती थी जो कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी और सब अपनी पर्सनली भी वो इजी परचेजेबल होती थी, जो कि परचेस कर सकते थे। लेकिन चंद मुल्क की हालात की वजह से कुछ टेंशन दोनों मुल्कों के दरमियान 2017 के बाद से वहाँ से इंपोर्ट बिल्कुल बैन हो गई। वहाँ से जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं, अब गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ से कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं हो सकती। तो अनफॉर्चुनेटली सबको जो है ओरिजिनल बुक्स की तरफ ही जाना पड़ा, लाइब्रेरीज को। अब लाइब्रेरीज चूंकि अपना एक सर्टेन एक बजट रखती हैं, तो वो तो उसमें वो परचेज कर सकती हैं, लेकिन इंडिविजुअल के लिए आज भी मुश्किल है 5,000 10,000 की बुक परचेज करना। तो अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ लोग जो स्टूडेंट्स है ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो पायरेटेड की तरफ जाते हैं। सही। अच्छा, अगर पायरेटेड और बुक्स की दुनिया को अगर हम डिजिटल वर्ल्ड में लेके जाएं, तो ज़ेबिस की अपनी एक डिजिटल लाइब्रेरी है, जिसमें आपने बताया कि एक पोर्शन है जहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी को इस्तेमाल किया जाता है, और 6 पीसीज भी हमारे पास वहाँ पर 6 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट है, यानी कि 6 आपके पास वहाँ पर मशीनें अवेलेबल हैं। लोग तो ज्यादा भी बैठ सकते हैं, 2-2 3-3 भी बैठ सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। अच्छा, कम टू द पॉइंट, हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी में तकरीबन कितनी बुक्स होंगी? मोर देन 1 लाख से ऊपर हमारे पास बुक्स मौजूद हैं उसमें डिजिटल लाइब्रेरी में। और ऑन डिमांड जो ऐसी बुक्स जो वहां पर भी नहीं मिलती हैं, लोग रिक्वेस्ट करते हैं और हम उनको अरेंज करके देते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के थ्रू, डिफरेंट डेटा बेसिस से वहां से परचेज करते हैं। किसी ना किसी तरह या तो परचेज करनी भी पड़ती है, तो वो भी परचेज भी करके देते हैं। सही। अच्छा, पान की बात भी आपने की। ऑब्वियसली डिजिटल लाइब्रेरी और रिसर्च जर्नल्स, जैसे हम घर से बैठ के गूगल स्कॉलर को हम एक्सेस करते हैं, चीज़ें पता चल जाती हैं, मगर जो डिजिटल लाइब्रेरी की एक और फैसिलिटेशन होती है जहाँ से स्टूडेंट्स आके डिफरेंट रिसर्च जर्नल्स भी डाउनलोड करते हैं। तो थोड़ा सा ये प्रोसेस हमें बताएं कि इसके लिए क्या रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है आपके पास, या कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है? फॉर एग्जांपल, एक नया स्टूडेंट है जिसको कख पता नहीं है कि क्या होगा, तो क्या आपका कोई गाइड होता है जो उसको पूरा गाइड करता है कि कैसे ये प्रोसेस करना है, किस कदर होगा, और कितने बुक्स वो डेली डाउनलोड कर सकता है? देखें, ज़ेबिस प्रेमिसेस में आप कहीं से भी आईटी लैब से एक्सेस करें, या लाइब्रेरी के डिजिटल पीसीज के थ्रू जो आप उसका डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस करें, जो कि प्रिंट के डेटाबेसेस हमें दिए गए हैं। हमारी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वेबसाइट ज़ेबिस की अपनी, तो वहाँ पे रिसोर्स में और जर्नल्स के अंदर जाएंगे तो आपको तमाम डेटाबेसेस शो हो जाएंगे। वहाँ पे 1 बाय 1 एक एक डेटाबेसेस आप वहाँ से ओपन करते जाएं, अपना डिजायर टाइटल जो भी चीज़ आप वहाँ से सर्च करें वो इजीली डाउनलोड करें। अगर वो डाउनलोड नहीं होता इन केस, तो फिर आप जो है क्यूरीज हमारे पास आती हैं और हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो कि उसके जो है ज़्यादा उसके डेटाबेसेस का एक्सेस रखती हैं, उसको परचेज करती हैं, हम उनसे रिसोर्स शेयरिंग करते हैं और उनसे वहाँ से वो उसकी डिज़ायर बुक जो है मंगवा कर यहाँ पे इनको स्टूडेंट्स को फराहम करते हैं। हाउ अबाउट जो रिसर्च पेपर्स होते हैं? ये सेम जिस तरह हम बुक्स और बुक्स के लिए करते हैं, इसी तरह जर्नल्स के लिए भी ये किया जाता है। हमारे पास तो बड़े जो परचेज लिमिटेड डेटाबेसेस हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट डेटाबेसेस को परचेज किया जाता है। तो आपस में हम लाइब्रेरियंस जो है एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं और एक दूसरे के डेटाबेसेस को यूटिलाइज करते हैं, और वहां से जो डिमांड होती है जो भी रिसर्चर की, जो भी स्टूडेंट की, वो हम एक्सचेंज करके वहां से बुक मंगवा के या रिसर्च आर्टिकल मंगवा के वहाँ पे हम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं। सही। अच्छा, एक दिन में बच्चा कितने पेपर्स या कितनी बुक्स डाउनलोड कर सकता है? इसमें उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी लिमिट नहीं है। आप अपने रेलिवेंट टॉपिक आप सर्च करें, अगर वहाँ पे आपको पूरी एक बड़ी एक रेंज मिल जाती है, तो उसके अंदर आप देखें, एक टॉपिक को सर्च करें, आप उसके कंटेंट को पढ़ें, चीज़ों को पढ़ें, उसके बाद डाउनलोड्स कर लें जो आपकी डिज़ायर बुक है। मतलब कोई क्वांटिटी नहीं है उसकी, आपको तो पता है एक चीज़ आप लिखें उसमें अंदर गूगल स्कॉलर में लिखें तो डिफरेंट आपके पास जो है ऑप्शंस मौजूद होते हैं। आप अपनी डिज़ायर के मुताबिक जो है चीज़ें डाउनलोड करें और देखें उसमें, लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी डाउनलोड कर सकते हैं। सही, मतलब स्टूडेंट आए सुकून से बैठ के जितनी डाउनलोडिंग करनी है बुक्स, कोई इशू नहीं है। अच्छा, वाइस वर्सा एक और भी मामला है कि 6 पीसीज अनलिमिटेड, तो इसके बारे में क्या सोचा है? फ्यूचर में इसको एक्सपेंड करना है, क्या करना है, किस कदर करना है, या
बच्चे दूसरी कंप्यूटर लाइब्रेरीज वगैरह की तरफ एक्सेस करते हैं ज्यादा? देखिए अभी हमने रिसेंटली जो है ऊपर का जो लाइब्रेरी का फर्स्ट फ्लोर का जो पोर्शन है वो हमने वो उसका आता बढ़ाया है, थोड़ा एक्सपेंड हुई है लाइब्रेरी, और वो एरिया हमने डेडिकेट किया है डिजिटल लाइब्रेरी के लिए। 8 पीसीज जो है 8 कंप्यूटर सिस्टम वहाँ प्लेस होंगे और इसमें जो है बच्चों के लिए, ताकि उनको मजीद फैसिलिटेट किया जा सके। और इसके अलावा हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट के अंदर बड़ी आईटी लैब्स मौजूद हैं, वहाँ स्टूडेंट्स होते हैं अपने जो भी डिजिटल अपना कंटेंट उनको मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो वहाँ से बैठ कर अपना वर्क करते हैं। सही। अच्छा, अगेन क्योंकि हम बात तो लाइब्रेरी और इल्म की कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका पर्सनल जस्ट लाइक ये कहते हैं ना कि डोमेन पढ़ने के हवाले से किस किस बुक्स का आपका अपना इंटरेस्ट होता है कि इस मौजूआत पे बुक्स पढ़ी जाए? देखिए तो डिपेंड करता है कि क्या मूड क्या है आपका पढ़ने का। सही। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समटाइम्स आप जो है हिस्टोरिकल कुछ पढ़ना चाहते हैं, समटाइम्स आप जो है कुछ मजाक के तौर पे कुछ ऐसे फिक्शन ऐसा वो पढ़ना चाहते हैं, कुछ समटाइम्स आपके पास टाइम ज्यादा होता है, आप कहते हैं नहीं मैं कोई नॉवेल आप मैं पढूं, और कभी आपका मूड होता है कोई कि भाई मैं पोइट्री की तरफ। ये तो डिपेंड करता है कि आपका मूड क्या है। डिफरेंट जिस तरह आपके बाज़ दफा खाने के डिफरेंट एक आपकी जो होती है एक डिजायर होती है कि भाई आज तो अंदर से एक वो फील आता है कि कभी आपने बिरयानी खानी है तो कभी आपने कुछ खाना है, कभी कुछ खाने का दिल है। इसी तरह सेम जब आप बुक के करीब आते हैं, पढ़ते हैं, उसको एक आपकी हैबिट बन जाती है, तो आपको जो है माहौल के हिसाब से जो है और आपको कुछ पढ़ने का कोई ऐसा कोई बर्न टॉपिक इस तरह से है कि आप सोचते हैं कि नहीं यार ये पढ़ना चाहिए, ये जो है ये टॉपिक आपको नई इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, तो वो ये डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, तो ये हर बंदे का एक डिफरेंट क्राइटेरिया। अच्छा, ये तो नहीं है कि लाइब्रेरियन है बंदा तो यार उसको मल्टीपल बुक्स पढ़नी चाहिए, वो इसलिए कि स्टूडेंट्स आते तो बुक्स तो हर एक बंदे को पढ़नी चाहिए, लेकिन देखिए ना कंटेंट मटेरियल इतना प्रोड्यूस हो रहा है कि किसी एक के लिए पॉसिबल या मुमकिन नहीं है कि तमाम लिटरेचर या जो भी जितना लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है सबको सब वो पढ़ सके। लेकिन वक्तन फक्तन जितना टाइम मिलता है उसमें कोशिश ये होती है कि कुछ ना कुछ जो है पढ़ा जाए। सही। अच्छा, आपका अगेन मैं उसी सवाल को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से पूछ लेता हूँ कि बहैसियत एचओडी आप एक डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, तो क्या ये जरूरत पेश नजर होती है कि यार मतलब हमारे पास जो बच्चे आते हैं तो काफी सारे बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आपको भी बुक्स उस कदर पढ़नी पड़ती होंगी? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है एक एक्सपीरियंस भी है और मोस्टली बच्चे आके शेयर भी करते हैं कि सर फलां बुक जो थी उसकी जो है उसकी दूसरी एक और उसका एडिशन आ चुका है, या फलां बुक थी उसके राइटर की एक नई बुक आ चुकी है, तो एक इंटरेस्ट भी डेवलप होता है कि यार ये मतलब जो है फर्स्ट उसमें क्या मतलब उन्होंने ऐसा लिख दिया है कि जो है बच्चे आके उसकी डिमांड भी कर रहे हैं। कोई चीज़ अव्वल तो वो नॉलेज में होती है कि जो एक फेमस राइटर है वो उसकी एक सीरीज चल रही होती है बैक टू बैक, उसके जो है ना एक के बाद दूसरा। उमेरा अहमद के जो नॉवेल्स हैं, और वो ये समझें कि वो नया नॉवेल आने से पहले, तो जब उसकी मार्केटिंग और पब्लिसिटी होती है उससे पहले बच्चे आके जो है उसके लिए जो है डिमांड करने लगते हैं कि सर वो बुक आ गई, कब तक आ रही है, अभी मार्केट में नहीं आई होती। तो ये है कि इस तरह की डिमांड जो है बच्चे दिलचस्पी लेते हैं और जो है उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेनी पड़ती हैं, लेते हैं और जो है बच्चों को फैसिलिटी। अच्छा, कभी ऐसा महसूस किया कि कोर्स बुक से ज्यादा जो है ना नॉवेल्स की डिमांड है? नहीं, जैसे अगर ये बात करें कि ये मैं कह रहा हूँ ना, जिस तरह एक तो इनकी तो एकेडमिक पूरे है में, तो आपके जब एग्जाम चल रहे होते हैं तो मैं नहीं समझता कि इतना टाइम मिलता होगा कि बंदा कोई जर्नल बुक्स की तरफ जाए। ज़ाहिर है उसका मेन फोकस उसकी जो है ना अपना करियर और स्टडीज पर होता है, एग्जाम्स पर होता है। तो जैसे उससे बच्चे फारिग होते हैं तो उसके बाद ये जर्नल जो उनका इंटरेस्ट के मुताबिक जो है चीज़ें रहते हैं, हिस्ट्री बहुत पढ़ी जाती है और आपकी जो है नॉवेल्स, फिक्शन, लिटरेचर ये बहुत पढ़ा जाता है, तो बच्चे आते हैं काफी और इसीलिए हमारे पास अच्छा बड़ा कलेक्शन मौजूद है। सही। अच्छा, अगेन इस बात पे आते हैं कि आप बहैसियत ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो आपकी तरफ से स्टूडेंट्स की क्वालिटी कैसे देख रहे हैं आजकल? आप भी स्टूडेंट रहे, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें चेंज हो रही हैं क्योंकि हम चीजें डिजिटल कंटेंट पे जा रहे हैं, और बुक्स जो है समवॉट मैंने काफी सारे बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस के अंदर, बड़े बड़े मैगजीन्स के अंदर भी देखा है कि राइटर्स लिखते हैं कि लोग बुक्स से दूर होते जा रहे हैं। तो इस मामले को अगर हम देखें, और आप एक डिपार्टमेंट के हेड हैं और आपके डिपार्टमेंट का काम भी यही है कि बुक्स के साथ ही सारा ताल्लुक है, तो आज के स्टूडेंट के अंदर क्या इंटरेस्ट देख रहे हैं आप बुक्स के हवाले? देखिए
वक्तन फवक्तन ये चीज़ कंपैरेटिवली अगर देखें तो वाकई ये चीज़ कम तो होती जा रही है। जिस तरह हम देखते थे कि जब बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते थे कि वहाँ पर जो है पाँव रखने की जगह नहीं, अभी भी बहुत सारे मुल्कों में ऐसा है कि वहाँ पे लाइब्रेरीज के अंदर जाने के लिए एक लंबी लाइनें लगी होती हैं। और आज भी सीढ़ी भी ऐसा है, मिलती है कि यहाँ बिल्कुल यहाँ ऐसा चढ़ो। ही है। तो ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर, उसकी अपने घर का माहौल के ऊपर, और वो कितना टाइम। लेकिन इस वक्त आजकल ऐसा है कि लोगों को जो है ना, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। पहले मोबाइल नहीं होते थे, और मोबाइल में जिस तरह आपका सोशल मीडिया और जिस तरह की वो वीडियोस और जिस तरह के सोशल मीडिया पे लोग टाइम स्पेंड करने लगे, पहले यही टाइम जो है बुक्स को और लाइब्रेरीज को दिया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा तो इस पर असर पड़ा है। लेकिन ये कि फिर भी एकेडमिक ईयर में जो है, जो एकेडमिक जो एक पूरा एक आपका एजुकेशन का सिस्टम है, उस दौरान तो बच्चे तो लाइब्रेरीज को यूज करते हैं, पढ़ते हैं। सही, मतलब मजबूरी के मजबूरी के तहत। तहत कह सकते हैं। सही। अच्छा, हम अपने टाइम को अगर याद करते हैं, ऑब्वियसली एक 2 डिकेड, ये तीसरा डिकेड चल रहा है लाइफ का, तो हम ये देख रहे हैं कि हम बचपन में जाते थे, या हम जब 9th मैट्रिक में भी आए तो हमें पेरेंट्स ज्यादा एम्फोसाइज करते थे कि अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम जो हमारा लाइब्रेरी के अंदर गुजरे, उसी प्रेमिसेस की, क्योंकि वहाँ सुकून भी होता था, खामोशी भी होती थी, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता था कि हमसे पूछा जाता आज की बुक में क्या था, क्या इंटरेस्टिंग था। हालांकि मतलब वो बुक हमें समवॉट किसी न किसी तरीके से हाथ में थमाई भी जाती थी कि यही पढ़नी है, क्योंकि अब्बा ने या चाचू ने या मामू ने पढ़ी हुई है, तो फिर उस पर तबसरे किए जाते थे। तो ये कल्चर हम देख रहे हैं आजकल बहुत ही अनफॉर्चुनेटली कम होता जा रहा है। मगर एक चीज और अच्छी नजर आती है कि जब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, सामने बैठ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उसी चीज पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा हमें लग रहा होता है। तो क्या ऐसा इन फ्यूचर है, जैसे मैंने काफी सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर देखा है कि डिफरेंट एक रूम बना हुआ होता है जिसमें 3-4 बच्चे जो है ना पढ़ के आके बोर्ड पे या प्रोजेक्टर लगा होता है, प्रेजेंटेशन बनाते हैं और आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। मतलब उस लाइब्रेरीज के अंदर ही डिस्कशन रूम भी होता है। तो ऐसी कोई फैसिलिटी के बारे में आप सोच रहे हैं इन फ्यूचर आने का? इन फ्यूचर होनी तो चाहिए इस तरह की लाइब्रेरी के अंदर, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी में इस तरह का माहौल क्रिएट करके दिया जाता है। लेकिन हमारे पास चूंकि लाइब्रेरी में लिमिटेड स्पेस है, तो इतना या इसके लिए हमने कोई खास कोई डेडिकेट कोई एलोकेट नहीं किया हुआ कोई स्पेस। लेकिन ये कि समटाइम्स हम देखते हैं कि बच्चे इस तरह से जो है आपस में जो है बुक रिव्यू कर रहे हैं, बुक पे तबसरा कर रहे हैं, और क्लास टीचर्स जो है उनको कोई ना कोई असाइनमेंट इस तरह के दे रहे हैं कि वो आके वो जो है डिस्कस कर रहे हैं, किसी बुक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि कौन सी बुक रिव्यू करनी चाहिए, टॉपिक टीचर की तरफ से मिला है। तो इस तरह से ये एक्टिविटीज क्लास की तरफ से रहती हैं। सही। अच्छा, तो अगेन बात वही कि हम वक्त की कैद में हैं, और आपसे ऑलरेडी मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि एक और पॉडकास्ट आपके साथ किया जाएगा। ये तो स्पेशली और स्पेसिफिकली स्टूडेंट मैटर्स के ऊपर था, स्टूडेंट फैसिलिटेशंस के ऊपर था, मगर इससे आगे भी दुनिया है जिसका एक पहलू हमने छेड़ा था कि कितनी बुक्स पढ़नी है, क्या क्या बुक्स हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का वर्चुअल टूर भी उसमें अरेंज करें जिसमें बच्चे डिफरेंट बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी लें और देखें कहाँ कहाँ क्या क्या बुक्स पढ़ी हैं, क्या क्या फैसिलिटेशन है, वो भी होगा। लास्टली मैं चाहूंगा आपका कोई मैसेज फॉर द व्यूअर्स ऑफ ज़ैब एफएम डिजिटल। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है ज़ैब एफएम की तरफ से, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, और इंफॉर्मेशन ये समझें कि जिस तरह से वो वक्तन फ़वक्तन लोगों को मिल रही है, स्टूडेंट्स को मिल रही है, सुनने वालों को मिल रही है, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है, इंफॉर्मेशन मिलती है डिपार्टमेंट उसकी वर्किंग के हवाले से, चीज़ों के हवाले से। और जिस तरह अभी कुछ चीज़ों में आपने डिस्कस किया है कि हमारा प्लान ये है, इस तरह से है, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, और कैरी ऑन, और होपफुली इंशाल्लाह हम भी बहुत जल्द जो है आपके साथ फिर किसी प्रोग्राम में आपके साथ जो होंगे जिस तरह भी डिस्कस हुआ है। जरूर जरूर, मैं ये कहूंगा कि इट्स टाइम टू से गुड बाय, और इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मीट एंड टॉक में हमारी कोशिश होगी एक और मुनफरद कैटेगरी की गेस्ट के साथ आपको मिलवाया जाए और एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। स्टे ट्यून्ड, दिस इज ज़ैब एफएम डिजिटल।